Okay, okay, okay. Then today's topic of discussion is amenorrhea. Before discussing amenorrhea, we will discuss the pubertal changes in female. First is the growth spurt, then we have the thalarch, then we have the pubarch, then the peak height velocity, and then the menarche. ठीक है, thalarch क्या होता है? What is thalarch? Thalarch is the breast budding. ठीक है, एमेनोरिया से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्यूबर्टल चेंजेस क्या क्या होते हैं फीमेल में। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले ये ग्रोथ स्पर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद फिर होता है थिलार्क। थिलार्क किसको बोलते हैं? ब्रेस्ट बडिंग को बोलते हैं, ठीक है। थिलार्क किसको बोलते हैं? ब्रेस्ट बडिंग को। फिर हमारे पास होता है, नेक्स्ट होता है प्यूबार्क, ठीक है। प्यूबार्क क्या होता है? प्यूबार्क इज द ऑनसेट ऑफ प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट। उसके बाद होता है पीक हाइट वेलोसिटी और उसके बाद होता है मेनार्क। मेनार्क क्या होता है? इज द ऑनसेट ऑफ मेंसेस। तो थिलार्क मेनली कितनी एज तक हो जाता है? अब 8 to 9 ईयर्स, ठीक है। फिर है ऑनसेट ऑफ प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट अप टू 10 ईयर्स और उसके बाद है मेंसेस। एवरेज एज होती है मेंसेस की 13 ईयर्स। तो ये सारी चीजें हमारे प्यूबर्टल चेंजेस होते हैं फीमेल में। मेंसेस का कैसे हम कह सकते हैं? एक पॉइंट है यहाँ पे आपके लिए। मेंसेस यूजुअली अकर 1 year after the menses usually occur 1 year after the peak height velocity. पीक हाइट वेलोसिटी के 1 ईयर के अंदर अंदर मेंसेस जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, सपोज दिस इज अ ग्राफ। ये है हाइट और ये है एज। एक गर्ल ऐसे करके ग्रो कर रही है, तो यहाँ से जहाँ से हाइट हमारी बढ़ना शुरू होगी उसको हम बोलेंगे ग्रोथ स्पर्ट। और जो मैक्सिमम होगा ग्रोथ स्पर्ट का, इसको बोलते हैं पीक हाइट वेलोसिटी। इट्स ओके। ये है ग्रोथ स्पर्ट, जहाँ से स्टार्ट होती है ग्रोथ होना, और जो मैक्सिमम होता है इसको बोलते हैं पीक हाइट वेलोसिटी। तो पीक हाइट वेलोसिटी के ऑलमोस्ट 1 ईयर तक, 1 ईयर के अंदर में मेंसेस शुरू हो जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम प्यूबर्टी चैप्टर डिस्कस करेंगे। अभी बस मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है एक। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। एमेनोरिया। एमेनोरिया इज नथिंग बट द एब्सेंस ऑफ मेंसेस। तो एमेनोरिया को क्लिनिकली हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। सपोज अ पेशेंट कम्स टू यू इन ओपीडी। अगर ओपीडी में कोई पेशेंट आता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि एमेनोरिया फिजियोलॉजिकल है या पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया को हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी एमेनोरिया और सेकेंडरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया कब होता है? बिफोर प्यूबर्टी। एंड सेकेंडरी एमेनोरिया की 3 कंडीशंस है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लैक्टेशन एंड फॉलोइंग मेनोपॉज। ओके। तो एमेनोरिया क्या होता है? एमेनोरिया इज द एब्सेंस ऑफ मेंसेस। क्लिनिकली हम इसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं, दैट इज द फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया एंड द पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। फिर फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया भी दो टाइप का होता है, प्राइमरी एमेनोरिया दैट इज बिफोर प्यूबर्टी एंड सेकेंडरी एमेनोरिया में 3 टाइप होते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लैक्टेशन एंड फॉलोइंग द मेनोपॉज। एम आई क्लियर? बच्चों ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है, थोड़ा सा मुश्किल है, आप लोग बहुत कंसंट्रेशन से सुनिएगा। कोई भी पॉइंट में प्रॉब्लम हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा।
फिर हमारे पास है पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। पैथोलॉजिकल एमेनोरिया को भी हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, कंसील्ड एमेनोरिया that is also known as the cryptomenorrhea. Cryptomenorrhea, it is also known as the hidden menses. फिर होता है रियल एमेनोरिया, रियल पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। इसमें भी दो टाइप है, प्राइमरी एमेनोरिया एंड सेकेंडरी एमेनोरिया। और क्रिप्टोमेनोरिया के दो टाइप के कॉजेज में दो होते हैं, कंजेनाइटल भी हो सकता है क्रिप्टोमेनोरिया और एक्वायर्ड भी हो सकता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया? अरे बच्चों कुछ तो बोलो, समझ आया है नहीं? Yes, ma'am. ओके ओके, Ma'am. ठीक है ठीक है ठीक है। Yes. तो क्लिनिकल टाइप में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया एंड द पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया दो टाइप का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में बिफोर प्यूबर्टी एक कंडीशन होती है, सेकेंडरी में वी हैव द थ्री कंडीशंस। पैथोलॉजिकल एमेनोरिया में दो टाइप होता है, सबसे पहले कंसील्ड, इसको बोलते हैं क्रिप्टोमेनोरिया। परेशान मत होइए, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे क्रिप्टोमेनोरिया आगे क्या होता है, ठीक है। ये हम यहाँ पे हिडन मेंसेस इसको बोलते हैं। फिर हमारे पास पैथोलॉजिकल में रियल, इसको ट्रू एमेनोरिया है। ये दो टाइप का है, प्राइमरी एमेनोरिया एंड सेकेंडरी एमेनोरिया। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी एमेनोरिया क्या होता है। लेट मी चेंज पेन फॉर यू गाइस। प्राइमरी एमेनोरिया की डेफिनेशन दो तरीके से होती है, absence of menses by 16 years regardless of the presence of secondary sexual characteristic, or absence of menses I think my pen, okay. Okay. Primary amenorrhea is absence of menses regardless of the presence of secondary sexual characteristic, or absence of menses by 14 years of age in the absence of secondary sexual characteristic. इतना परेशान मत होइए, मैं बताती हूँ क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। कोई बताएगा क्या होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक? Secondary sexual characteristic. Growth of mammary gland. Yes, very good. We have breast development, we have pubic hair development, we have axillary hair development. ये सारी चीजें आती हैं हमारी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक में। तो प्राइमरी एमेनोरिया को हम कैसे डिफाइन करते हैं, अगर कोई फीमेल है और उसके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप नहीं हुए हैं और 14 इयर्स की एज पे उसका मेंसेस भी नहीं हुआ है, तो वो आ जाएगी इन द केस ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया। उसके अलावा क्या है, अगर किसी का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो गया है और उसको मेंसेस नहीं हुए हैं एट द एज ऑफ 16 ईयर, तो ये भी आएगी प्राइमरी एमेनोरिया में। उसके बाद हमारे पास है सेकेंडरी एमेनोरिया। सेकेंडरी एमेनोरिया क्या है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन फॉर अ 6 मंथ और मोर इन अ वुमन whom normal menses has been established। सेकेंडरी में क्या है, सिंपल सी बात है, सेकेंडरी में पहले क्या है, उसके पीरियड्स बिल्कुल नॉर्मल आ रहे थे, ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ कि उसका मेंस्ट्रुएशन मतलब एमेनोरिया हो गया फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। अगर 6 मंथ से ज्यादा किसी को एमेनोरिया हो रहा है जो नॉर्मली मेंस्ट्रुएट कर रही थी पहले, तो ये सेकेंडरी एमेनोरिया में आएगा। और अगर किसी के 3 कॉन्जिक्यूटिव साइकिल्स, मतलब मान लीजिए किसी की 3 साइकिल मिसिंग है, तो उसको भी हम ले सकते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया में। लेकिन सेकेंडरी एमेनोरिया को डायग्नोज करने से पहले सबसे पहले फर्स्ट रूल क्या है, यू शुड ऑलवेज ऑलवेज रूल आउट प्रेगनेंसी। यू शुड ऑलवेज रूल आउट प्रेगनेंसी। कोई भी यंग फीमेल है और वो प्रेजेंट कर रही है सेकेंडरी एमेनोरिया के साथ, सबसे पहले डायग्नोसिस बनाने से पहले आपको रूल आउट करना है प्रेगनेंसी को। एम आई क्लियर? बच्चों रिस्पॉन्स दिया करो, मुझे समझ नहीं आता आप लोग क्या समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा। जी मैम। ओके, उसके बाद हम इसके कॉजेस डिस्कस करने से पहले एक बार बस हल्का सा रिवाइज करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें सबसे पहले
हाइपोथैलेमस रिलीजेस GnRH इन अ पल्सेटाइल मैनर। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, ये पता है आपको। GnRH हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। सेकेंड पॉइंट क्या है? अब GnRH कहाँ जाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाता है, ये भी आपको पता है। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या सीक्रेट करता है? थर्ड पॉइंट है, फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी FSH एंड LH एक्ट ऑन द एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, FSH एंड LH एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, यहाँ पे गलत लिख गया है, यहाँ से रिलीज होगा। ठीक है, फिर FSH एंड LH जाके एक्ट करते हैं हमारे ओवरी पे, फिर ओवरी से रिलीज होता है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एक्ट ऑन द यूटेराइन एंडोमेट्रियम, और इसकी वजह से क्या होता है? शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम होती है। और इन सारे प्रोसेस को होने के लिए क्या होना चाहिए? आउटफ्लो ट्रैक्ट शुड बी नॉर्मल। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। ओके, आउटफ्लो ट्रैक्ट जो है वो नॉर्मल होना चाहिए। क्या मतलब हुआ कि H मतलब हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवेरियन एक्सिस मस्ट बी इंटैक्ट। ठीक है, ये सारी ये एक्सिस इंटैक्ट होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या है कि आउटफ्लो ट्रैक्ट हमारा नॉर्मल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हम देखेंगे। तो मेंस्ट्रुएशन होने के लिए क्या चीजें होनी चाहिए? HPO एक्सिस इंटैक्ट होना चाहिए और आउटफ्लो ट्रैक्ट नॉर्मल होना चाहिए। Am I clear? Yes, ma'am. ओके ओके, अभी हम देखते हैं, सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं कॉजेस को। सपोज दिस इज द हाइपोथैलेमस, this is hypothalamus, this is the pituitary stalk, this is the anterior pituitary, they have the gonadotropin cells, gonadotrops, this is the ovary and this is the outflow tract. अब हम देख रहे हैं यहाँ पे टाइप ऑफ हाइपोगोनाडिज्म। मैं ये सब चीजें क्यों बता रही हूँ? मैं बस ये टेबल जो है यहाँ पर, इसको मैं पूरा आपको डिफाइन करने के लिए ये सारी चीजें समझा रही हूँ। अब सपोज करिए वी हैव अ प्रॉब्लम एट द हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी लेवल। इस लेवल पे हमारी कोई प्रॉब्लम है। अगर इस लेवल पे प्रॉब्लम है तो क्या होगा? GnRH will not be secreted. Suppose we have a tumor here. हाइपोथैलेमस में कोई ट्यूमर है, पिट्यूटरी स्टॉक में कोई ट्यूमर है एंड एंटीरियर पिट्यूटरी में कोई ट्यूमर है। सपोज तो क्या होगा? GnRH रिलीज नहीं होगा, या फिर GnRH रिलीज होगा लेकिन LH FSH रिलीज नहीं हो पाएगा। तो मेनली क्या होगा हमारा? मेनली होगा हमारा इसको बोलते हैं जो गोनाडोट्रोपिन्स। ठीक है, गोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म। क्या मतलब हुआ इसका? कि GnRH भी कम है और LH FSH भी कम है। If the defect lies in the hypothalamus or pituitary, if the defect is present in the hypothalamus part or in the pituitary part, then the type of hypogonadism is the hypogonadotropic। मतलब क्या हुआ कि इस वाली में इस केस में गोनाडोट्रोपिन ही कम है, गोनाडोट्रोपिन कम है। ठीक है, तो इस वजह से एस्ट्रोजन भी कम होगा, LH FSH कम है तो ईस्ट्रोजन भी कम ही होगा। और द प्राइमरी डिफेक्ट कहां पर होगा? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी पे। एम आई क्लियर? इतने पार्ट में अगर द डिफेक्ट लाइज अबव the ovary level, above the defect lies in the hypothalamus and the pituitary part, तो इसको हम बोलते हैं हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म। हाइपो मतलब होता है कम। ठीक है, LH FSH भी कम है, ईस्ट्रोजन भी कम है, GnRH भी कम है। नेक्स्ट हमारे टाइप ऑफ हाइपोगोनाडिज्म में आता है हाइपरगोनाडोट्रोपिक। इसका मतलब क्या हुआ कि डिफेक्ट लाइज एट द पार्ट ऑफ ओवरी। डिफेक्ट यहाँ पे कुछ कुछ डिफेक्ट है, ओवरी इज नॉट रिस्पॉन्सिंग। Suppose the patient has a primary ovarian failure, ovary is not responding, LH FSH भर भर के आ रहा है,
pituitary is releasing a large amount of LH-FSH but the ovary is not responding, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपरगोनाडोट्रोपिक। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन जो है वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, लेकिन ओवरी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, ओवरी काम नहीं कर रही है, तो हमारे पास ईस्ट्रोजन नहीं होगा। तो सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट क्या है? सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट इज द हाइपरगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म। इसमें क्या होगा? LH-FSH इज हाई, पिट्यूटरी बहुत भर भर के LH-FSH रिलीज कर रही है, लेकिन ovary is not responding to LH-FSH. That's why the estrogen is low because the ovary is non-functional. Next, क्या हो सकता है? eugonadotropic eugonadism। थर्ड टाइप का हो सकता है eugonadotropic eugonadism। इसका मतलब क्या हुआ कि there is no defect in the hypothalamus, there is no defect in the pituitary, there is no defect in the ovary. समटाइम्स क्या हो सकता है कि आउटफ्लो ट्रैक्ट में डिफेक्ट हो सकता है। हार्मोनल लेवल पे कोई डिफेक्ट नहीं है, हार्मोनल लेवल पे कोई भी डिफेक्ट नहीं है। समझ आया? तो इसमें क्या होगा? LH-FSH विल बी नॉर्मल, ईस्ट्रोजन विल बी नॉर्मल एंड डिफेक्ट इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ आउटफ्लो ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि गोनाडोट्रोपिन का कोई डिफेक्ट नहीं है, हो सकता है कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हो सकता है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफेक्ट इज वेरीड। तो हमने अभी देखा टाइप ऑफ हाइपोगोनाडिज्म। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा, 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज द हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म। इसका मतलब क्या हुआ कि गोनाडोट्रोप्स ही कम रिलीज हो रहे हैं। व्हेन देयर इज less LH-FSH is low, then there will be low estrogen and the defect lies at the level of hypothalamus or pituitary. Next type of defect is the hypergonadotropic hypogonadism. इसमें क्या होता है कि gonadotropin LH-FSH भर भर के रिलीज हो रहा है, but the ovary is not responding. And third, we have the eugonadotropic eugonadism. इसमें क्या होता है कि LH-FSH is normal, estrogen is normal, but the defect lies at the level of outflow tract or at the level, but it means that there is no hormonal defect. यहाँ तक सबको आ गया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next, we will move towards the causes of amenorrhea. Mainly जो हमारा टॉपिक है आज का वो है प्राइमरी एमेनोरिया। सेकेंडरी एमेनोरिया I will discuss in next class. Today I will just focus on the primary amenorrhea. Okay? सबसे पहले most common cause of primary amenorrhea, pathological. You should, if the question is in pathological cause पूछा जाए तो आपने बताना है that is the Turner syndrome. Sometimes there is delayed puberty, कभी कभी puberty delayed होती है, that is constitutional. तो अगर आपसे pathological cause पूछा जाए तो आप बताएंगे Turner syndrome. तो अभी हम ये सारे causes को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे. At the level of hypothalamus we have the Kallmann syndrome. बिल्कुल परेशान नहीं होना, इसका नाम बस आप देख लीजिए, मैं आपको आगे पूरा बताऊंगी कि इसका क्या मतलब है. Anterior pituitary के लेवल पे we have the craniopharyngioma, we have the prolactinoma, we have the hypopituitary state that is known as a Simon's disease. At the level of ovary there is gonadal dysgenesis, that is that is Turner syndrome or Swyer syndrome. At the level of uterus we have Mullerian agenesis and this is androgen insensitivity syndrome. मैं जस्ट आपको यहाँ पे बस नाम बता रही हूँ, अभी आगे आई विल एक्सप्लेन इट. ओके, उसके बाद हमारे पास है आउटफ्लो ट्रैक्ट. आउटफ्लो ट्रैक्ट में क्या हो सकता है? आउटफ्लो ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है जिसको बोलते हैं क्रिप्टोमेनोरिया, इसको बोलते हैं हिडन मेंसेस. देयर इज नो प्रॉब्लम विद द हार्मोन, वी जस्ट हैव द प्रॉब्लम एट द आउटफ्लो ट्रैक्ट. अभी हमने देखा था आउटफ्लो ट्रैक्ट को हमने डिवाइड किया था, कंजेनाइटल भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है. ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगी.
तो कॉजेज में क्या हो सकता है? मोस्ट कॉमन कॉज इज द टर्नर सिंड्रोम. एट द लेवल ऑफ हाइपोथैलेमस वी हैव द कैलमन्स. लेट मी रब दिस फर्स्ट, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ. ओके. एट द लेवल ऑफ हाइपोथैलेमस वी हैव द कैलमन सिंड्रोम. एट द लेवल ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी वी हैव द क्रेनियोफेरेंजियोमा. क्रेनियोफेरेंजियोमा आपको कुछ नहीं जानना है, आपको बस इसमें एक पॉइंट जानना है. वो पॉइंट क्या है? दिस इज द मोस्ट कॉमन सीएनएस ट्यूमर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिलेड प्यूबर्टी. क्रेनियोफेरेंजियोमा क्या है? मोस्ट कॉमन CNS tumor which is responsible for causing delayed puberty. This is the important part. This is a question for you. ये important है, ये याद कर लीजिए. क्रेनियोफेरेंजियोमा बस आपको नाम याद रखना है कि this is the most common CNS tumor which is responsible for causing delayed puberty. Next, at the level of ovary, we have the gonadal dysgenesis, we have the Turner syndrome, we have Swyer syndrome. At the level of uterus, we have the androgen insensitivity syndrome and Mullerian agenesis. And at the level of outflow tract, we may have the obstruction. बच्चों स्लाइड विजिबल है मेरी? हेलो, स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? हेलो, बच्चों स्लाइड दिख रही है आप लोगों को? स्लाइड विजिबल है? आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद द नेटवर्क. लेट मी फिक्स दिस. 5 मिनट रुकिए आप लोग. बच्चों मेरे नेटवर्क से थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ. तुम्हारे पास नेट है नबीला? बच्चों मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? जी मैम. ओके ओके. अब हम डिस्कस कर रहे थे आवाज आ रही है अब? जी मैम. ओके. जी मैम. ठीक है ठीक है. तो फर्स्ट पार्ट हम लेते हैं क्रिप्टोमेनोरिया. क्रिप्टोमेनोरिया क्या होता है? इट इज द हिडन मेंसेस. Don't know what's happening. Okay.
It is a condition where female menstruates normally, but menstrual blood fails to come out due to an obstruction in the outflow tract. इसमें क्या होता है कि सारे हार्मोन लेवल नॉर्मल होता है, हमारा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर भी नॉर्मल होता है, लेकिन बस एक प्रॉब्लम होती है कि आउटफ्लो ट्रैक्ट में एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है। इस वजह से जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो ब्लड होता है वो बाहर नहीं आ पाता। अब इसके कॉजेज देखेंगे, कॉजेज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन देखेंगे। We have the congenital cause and the acquired cause. In congenital cause, most common cause is the imperforate hymen. किसी का माइक ऑन है शायद, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। Most common cause is the imperforate hymen. Next cause is the transverse vaginal septum, and third is the vaginal agenesis. Most common cause is the imperforate hymen. ये कौन सा cause है? This is the congenital cause. Second is transverse vaginal septum, and third vaginal agenesis. In acquired causes, we have amputation of cervix, किसी का cervix amputate हो गया है, conization of cervix, ये सारे causes होते हैं। इसमें क्या होता है, इन क्रिप्टोमेनोरिया मैंने आपको बताया एंटायर एचपीओ एक्सिस इज इंटैक्ट। एचपीओ एक्सिस नॉर्मल होता है, एलएचएफएसएच लेवल भी नॉर्मल होता है, गोनाड्स नॉर्मल ओवरीज है, एस्ट्रोजन लेवल भी नॉर्मल है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी नॉर्मल है, ओवुलेशन भी नॉर्मल है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए मेनली जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज ईस्ट्रोजन। अगर नॉर्मल ईस्ट्रोजन प्रेजेंट है तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट नॉर्मल है। इसमें सिर्फ क्या चीजें होती है, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन भी नॉर्मल होता है, सिर्फ एक प्रॉब्लम है दैट इज द आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्रिप्टोमेनोरिया में बस एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या है? दैट इज द आउटफ्लो ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। इसकी वजह से क्या होता है, फीमेल मेंस्ट्रुएट तो करती है साइक्लिकली, लेकिन वो ब्लड बाहर नहीं आ पाता। अब जब ब्लड बाहर नहीं आएगा तो ब्लड कहीं तो जाएगा, अब वो कहाँ जाएगा? देखिए, ब्लड यहाँ पर कलेक्ट रहता है, उसके बाद बहुत ज्यादा ब्लड हुआ तो ब्लड कलेक्ट्स इन द सर्विक्स, जिसको हम बोलते हैं हिमैटोकॉल्पस। ब्लड कलेक्ट्स इन द यूट्रस, जिसको हम बोलते हैं हिमैटोमेट्रा, एंड ब्लड कलेक्ट्स इन द फेलोपियन ट्यूब, इसको बोलते हैं हिमैटोसाल्पिंग्स। क्या हुआ कि जब ब्लड बाहर नहीं आ पा रहा तो ब्लड कहीं तो जाएगा, अब ब्लड कहाँ जाएगा? ब्लड धीरे धीरे सर्विक्स में कलेक्ट होगा, इसको बोलेंगे हिमैटोकॉल्पस। हिमैटोकॉल्पस। ब्लड कलेक्ट इन द यूट्रस, इसको बोलेंगे हिमैटोमेट्रा, एंड ब्लड कलेक्ट्स इन द फेलोपियन ट्यूब, इसको बोलेंगे हिमैटोसाल्पिंग्स। ओके, collection of blood in the uterus is known as the hematometra. Collection of blood in cervix and vagina is known as hematocolpos. अब जब ब्लड कलेक्ट होता रहता है तो रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन की वजह से इसमें एक एंडोमेट्रियोसिस होने के भी चांसेस होते हैं। पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगी? पेशेंट प्रेजेंट करेगी साइक्लिकल पेन इन द एब्डोमेन एवरी मंथ बट नो मेंस्ट्रुएशन। कभी कभी क्या होता है कि यूरिनरी रिटेंशन भी हो सकता है। इसमें क्यों हो सकता है? क्योंकि यूट्रस का साइज बढ़ रहा है तो वो यूरिनरी ब्लैडर पे प्रेशर डाल सकता है। अब हम देखेंगे पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन किया। पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन में यूट्रस में बी पाल्पेबल इफ इंक्रीज्ड साइज ड्यू टू हिमैटोमेट्रा। अगर किसी को हिमैटोमेट्रा हो रहा है तो पर एब्डोमेन में यूट्रस पाल्पेबल हो सकता है। पीवी एग्जामिनेशन में, पीवी एग्जामिनेशन आपको सबको पता होगा कि पीवी एग्जामिनेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है इन वर्जिन फीमेल। वर्जिन फीमेल में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, लेकिन अगर आपने किया तो उसमें एनलार्ज यूट्रस मिलेगा बिकॉज ऑफ द हिमैटोमेट्रा। अगर हमें वर्जिन फीमेल में हम क्या कर सकते हैं, हम पीवी नहीं कर सकते तो हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन करके यूट्रस को फील कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको डाउट है आफ्टर लोकल एग्जामिनेशन तो कंफर्मेटरी करने के लिए वी कैन डू यूएसजी एंड एमआरआई। हमने दो कंडीशंस देखी, या तो क्या हो सकता है इसमें, या तो हो सकता है हमारे पास इम्परफोरेट हाइमेन, या हो सकता है
ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम। अब आपको क्लिनिकली कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सपोज दिस इज द यूट्रस, ये यूट्रस है, दिस इज द वेजाइना। इसमें क्या होगा? इम्परफोरेट हाइमेन में यहाँ पे थिकेंड हाइमेन है, तो लोकल एग्जामिनेशन में क्या दिखेगा आपको? ब्लूइश बल्ज, ब्लूइश बल्ज दिखेगा। बिकॉज ऑफ द ब्लूइश क्यों दिखेगा? क्योंकि यहाँ पे ओल्ड क्लॉटेड ब्लड प्रेजेंट है, तो इसलिए ब्लूइश बल्ज दिखेगा। किसमें? इम्परफोरेट हाइमेन में। दिस इज द यूट्रस, ये यूट्रस है, ये वजाइना है। यहाँ पे आपको दिखेगा ब्लूइश बल्ज। ये किसमें दिखेगा? इम्परफोरेट हाइमेन में। ब्लड आके यहाँ पे कलेक्ट हो गया पर वो बाहर नहीं निकल पा रहा क्योंकि हाइमेन इम्परफोरेट है। नेक्स्ट हमारे पास केस होता है ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, सपोज दिस इज द यूट्रस, दिस इज द वेजाइना। इन अपर पार्ट ऑफ द वेजाइना हमारे पास एक सेप्टम प्रेजेंट होता है। मोस्ट कॉमनली जो सेप्टम होता है ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम में, वो होता है अपर पार्ट ऑफ वेजाइना में। तो जब हम लोकल एग्जामिनेशन करेंगे, लोकली एग्जामिनेशन, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। ओके, तो अगर इम्परफोरेट हाइमेन है तो हमें दिखेगा ब्लूइश बल्ज, और अगर ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम है तो फिर वहां पे हमें कुछ भी नहीं फील होगा। बच्चों सॉरी, आई थिंक मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। मैं आपकी क्लास को कल कंटिन्यू करती हूँ। ओके, जी स्क्रीन शो नहीं हो रही मैम। हाँ मेरे नेटवर्क में कुछ मसला हो रहा है आई थिंक। मैं इसको कल कंटिन्यू करती हूँ, कल मैं आपको दोनों चीजें पढ़ा दूंगी। ओके, कल होगी मैम क्लास? हाँ कल होगी इंशाल्लाह। मैम आप जो बोल रहे हैं वो यहाँ पर आवाज नहीं आ रही है, आप बोल ग्रुप में मैम आपकी साउंड बता दीजिए मैम जो बोल रहे हैं। एक सेकेंड।